हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज की वीडियो का विषय जो होने जा रहा है वो है लघु और गुरु मात्रा का निर्धारण। आज हम लोग लघु और गुरु मात्रा का निर्धारण सीखेंगे। अर्थात कहने का मतलब है इस वाली टॉपिक में हम लोग मात्रा लगाना सीखेंगे कि किसी वर्ण में पे मात्रा कैसे लगाई जाती है। ठीक, तो याद रखिए पिछले वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो पिछली वीडियो में आपने देखा था कि जब छंद का अध्ययन करने हम लोग गए तो छंद के अध्ययन को आसान बनाने के लिए इसे दो भागों में विभाजित किया गया था, छंद के अंग और छंद के प्रकार। तो छंद के अंग में आपने देखा था अंग 7 होते हैं, 7 अंग हैं और दो उसका पहला अंग है वो है चरण, और चरण के बाद दूसरा जो अंग है वो है वर्ण और मात्रा। तो अब अगर यहाँ लघु और गुरु की बात करें तो याद रखिए लघु, तो जब हम वर्ण को पढ़ने गए तो मात्रा की दृष्टि से वर्ण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ह्रस्व और दूसरा होता है लघु। पहला होता है ह्रस्व, दूसरा होता है लघु। और ह्रस्व क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है अथवा जिन वर्णों का उच्चारण एक मात्रा में होता है उन्हें ह्रस्व या एक मात्रिक वर्ण कहते हैं। उनकी संख्या कितनी बताई गई थी? 4। लघु आ, लघु ई, लघु और रे। अब गुरु की बात करें तो यहाँ जो गुरु है वो वर्ण में क्या मात्रा की दृष्टि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ह्रस्व और दूसरा होता है दीर्घ। जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व का 2 गुना अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ वर्ण कहते हैं। लेकिन अब यहाँ छंद हम लोग पढ़ रहे हैं तो छंद की भाषा में जो ह्रस्व है उसी को लघु और जो दीर्घ है उसी को गुरु कहा जाता है। तो क्या बताया गया था लघु का चिन्ह? लघु के चिन्ह में आपको बताया था एक पाई। अगर किसी वर्ण के ऊपर ए वाला निशान लगा है आप समझ लीजिएगा उसकी एक मात्रा होती है, ये लघु का चिन्ह है। ठीक, अर्थात इससे सिद्ध होता है कि जो अगर किसी वर्ण के ऊपर ए वाला चिन्ह लगा है तो समझ लीजिएगा कि वो लघु वर्ण है और उसका उच्चारण एक मात्रा में होता है, अर्थात वो एक मात्रिक होता है। यह एक मात्रा का द्योतक होता है। ठीक, अब दूसरा गुरु की बात कर ले तो जो वहां पे दीर्घ था यहाँ पे गुरु है। तो जिन वर्णों का उच्चारण क्या होता है? ह्रस्व में जितना समय लगता है ह्रस्व से 2 गुना समय जिन वर्णों को उच्चारण लगता है उन्हें हम दीर्घ कहते हैं, और दीर्घ को ही छंद की भाषा में गुरु कहते हैं। इसका चिन्ह आपको बताया गया था यश की तरह। यश की तरह अगर किसी वर्ण के ऊपर ए वाला निशान लगा है तो आप जान जाएंगे वो दीर्घ वर्ण है, अर्थात उसका उच्चारण 2 मात्राओं में होता है। ये 2 मात्राओं का द्योतक होता है। ठीक, आपने यहाँ समझ लिया। अब लघु और गुरु मात्रा कैसे लगाई जाती है, कैसे उनका निर्धारण किया जाता है, इस वाले टॉपिक में हम लोग यही सीखेंगे। आइए पहले पॉइंट पर चलते हैं। पहला पॉइंट देखिए क्या कहता है। तो पहला पॉइंट जो हमारा है वो है यहाँ समझिएगा पहला पॉइंट क्या कहता है। पहला पॉइंट ये कहता है ह्रस्व, 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 आ ई, उ और री, आ ई उ री। अब समझिएगा आ ई उ री। अब ये देखिए ये ह्रस्व होते हैं, आ ई उ री। इन चारों की लघु आ, लघु ई, लघु री, ये चारों क्या है? ह्रस्व। इनकी एक मात्रा होती है और अगर कोई व्यंजन इनसे निर्मित हो रहा है तो उसकी भी कितनी मात्रा होगी? एक मात्रा होगी। फिर समझिए ये पॉइंट फर्स्ट है, ह्रस्व आ ई उ रे की एक मात्रा होती है। और दूसरी बात अगर कोई व्यंजन इनसे निर्मित हो रहा है उसकी भी एक मात्रा होगी। कैसे? जैसे देख लेते हैं, यहाँ देखते हैं। पहले पॉइंट में है ह्रस्व आ ई उ री तथा इनसे निर्मित व्यंजन की एक मात्रा होती। जैसे यहाँ पे है पवन, पवन। अगर प को देखें तो इसमें कौन समाहित है? आ, अर्थात पा व्यंजन आ के मेल से बना है। ठीक, वा की बात करें तो वह व्यंजन है लेकिन ये किससे बना हुआ है? इसमें कौन लगा हुआ है? लघु आ लगा है। और ना अगर देखें तो ना में कौन समाहित है? लघु आ। तो तीनों जो व्यंजन पा वा ना ये तीनों व्यंजन है, लेकिन तीनों व्यंजन आ
आ से क्या है, लघु आ से निर्मित हैं, तो इन सब की क्या होगी, एक मात्रा होगी, एक मात्रा। तो पवन में सब मिला के कितनी मात्रा है, 3 मात्रा है। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे यहाँ पे है नायिका, नायिका। अब अगर यहाँ देखें ये दीर्घ है तो इसकी 2 मात्रा होगी, लेकिन ये जो नहीं, ये नायिका गलत हो गया, ठीक, यहाँ समझ लेते हैं। नायिका, जैसे है नायिका। अब यहाँ देखें ये तो हमारा दीर्घ है, लेकिन यह जो वर्ण, जो यह व्यंजन है वो किससे निर्मित हुआ है, लघु ई से। इसकी कितनी मात्रा होगी, 1 मात्रा होगी। और ये का क्या है, दीर्घ वर्ण है जिसकी 2 मात्रा होगी। तो सब मिला के नायिका में कितनी मात्रा हो गई, 2 2 4 1 5। एक और देख लेते हैं, जैसे रुपया, रुपया। अब देखें तो रा किससे निर्मित हुआ है, लघु आ से, ठीक। अब तो इसमें देखते हैं तो 1 मात्रा है, और पा किससे निर्मित है, इसमें आ, लघु आ लगा है, इसकी भी 1 मात्रा हो गई। और अगर या की बात करें तो या दीर्घ आ से निर्मित हुआ है, इसकी 2 मात्रा हो गई, ठीक। तो याद रखिए रुपये में कितनी मात्रा हो गई, 4 मात्रा। तो याद रखिए पहला पॉइंट, ह्रस्व आ ई उ रे तथा इनसे निर्मित व्यंजन की 1 मात्रा होती है। पॉइंट 2 को देखें, दूसरा पॉइंट क्या कहता है उसको देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट ये कहता है दीर्घ, दीर्घ आ ई उ, आ ई उ ए आए ओ आओ, और ये याद रखिएगा इनको, एक ए दीर्घ हैं। आ ई उ ए ओ आओ, इनकी 2 मात्रा होती है, दीर्घ है ये, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ ए ओ आओ, इनकी 2 मात्रा होती है। और अगर कोई व्यंजन इनसे निर्मित होगा उसकी भी कितनी मात्रा होगी, 2 मात्रा होगी, ठीक। फिर समझिए ये दीर्घ वर्ण है, इनकी कितनी मात्रा होती है, 2 मात्रा। और अगर कोई व्यंजन इनसे निर्मित हो रहा है तो याद रखिए उसकी भी कितनी मात्रा होगी, 2 मात्रा होगी। कैसे, जैसे देख लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक शब्द है हमारा पावन, पावन। तो यहाँ पे जो पा है वो किससे निर्मित है, ठीक, ये दीर्घा से, तो इसकी 2 मात्रा, 1 मात्रा 1 मात्रा। तो सब मिला के पावन में कितनी मात्रा है, 4 मात्रा है, ठीक। और देखते हैं इसे ऊन, ऊन, जैसे देखते हैं ऊन। अब देखें ऊन, ये 2 मात्रा हो गई, इसकी 1 मात्रा, ठीक। तो ऊन में कितनी मात्रा हो गई, 3 मात्रा। जैसे ऐसा, जैसे ऐसा, तो याद रखिए इसकी कितनी मात्रा होगी, 2 मात्रा, इसकी भी 2 मात्रा। तो ऐसा में सब मिलाकर के कितना मात्रा है, 4 मात्रा है, ठीक। आई होप यहाँ पे 2 पॉइंट तो हमारा क्लियर हुआ। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। अब तीसरा पॉइंट कहता है कि, तीसरा पॉइंट कहता है यदि ह्रस्व के बाद अनुस्वार आए, ह्रस्व समझ रहे हैं ना, ठीक। यदि ह्रस्व, तो याद रखिए ह्रस्व क्या कहता है, यदि, यदि ह्रस्व, ह्रस्व, ह्रस्व में कौन है, लघु आ है, लघु ई है, लघु उ है और री है। याद रखिएगा यदि ह्रस्व, इनके यदि ह्रस्व के बाद अनुस्वार आए, इनके बाद अगर अनुस्वार आता है, अथवा कोई ऐसा व्यंजन जो इनसे निर्मित होता है के बाद अनुस्वार आए, तो याद रखिए उसकी 2 मात्रा होती है, ठीक। ह्रस्व आ ई उ री तथा इनसे बनने वाले व्यंजन के बाद अगर अनुस्वार आए तो उसकी 2 मात्रा होती है। कैसे, जैसे देख लेते हैं, यहां देख लेते हैं। जैसे यहां है पंख। अब देखें तो पा के ऊपर क्या लगा है, अनुस्वार लगा है। तो ह्रस्व, पा कैसा वर्ण है, ह्रस्व वर्ण है, इसके ऊपर अनुस्वार लगा तो इसकी कितनी मात्रा हो गई, 2 मात्रा। और खा क्या है,
लघु वर्ण है तो इसकी कितनी मात्रा हो गई? एक। तो पंख में सब मिला के कितनी मात्रा हो गई? तीन। जैसे यहां लिखा शंख, शंख, तो याद रखो इसकी दो मात्रा हो गई, इसकी एक मात्रा हो गई। तो शंख में सब मिला के कितनी मात्रा हो गई? चार मात्रा हो गई। जैसे यहां लिखा है हंस, हंस, तो सेम कंडीशन, दो मात्रा एक मात्रा, ठीक। तो सब मिला के हंस में कितनी मात्रा है? तीन मात्रा है, ठीक। ये तो हमारा दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक। ये तीसरा पॉइंट हमारा क्लियर हुआ, ठीक। अब लेते हैं चौथा पॉइंट, हमारा क्या कहता है? अब चौथा पॉइंट कहता है कि दीर्घ। चौथा पॉइंट हमारा कहता है कि दीर्घ। दीर्घ में क्या है याद रखिए, दीर्घ आ है, दीर्घ ई है, दीर्घ ऊ है, और ए है, ऐ है, ओ है, और औ है, औ है। याद रखिए ए दीर्घ, यदि कहता है यदि दीर्घ के बाद अनुस्वार आए, इनके बाद अगर अनुस्वार आता है तो याद रखिए उसकी कितनी मात्रा होगी? दो मात्रा होगी, उसकी भी दो मात्रा होगी। दीर्घ के बाद, दीर्घ वर्णों के बाद अगर कोई अनुस्वार आ रहा है, अगर अनुस्वार आ रहा है उसकी दो मात्रा होगी। कैसे, इसे देख लेते हैं। अब यहां देखें तो यहां है जैसे हमारे सामने शशांक, एक शब्द है शशांक, शशांक। अब देखिए एक, इसकी दो मात्रा हो गई एक, सब मिला के शशांक में कितनी मात्रा हो गई? अनुस्वार आ रहा है तो अनुस्वार वाले वर्ण पर क्या, अनुस्वार वाले वर्णों की दो मात्रा होती है, ठीक। चाहे वो क्या हो, लघु, चाहे वो ह्रस्व हो, चाहे वो दीर्घ हो, ठीक। तो शशांक में सब मिला के पांच मात्रा। जैसे मृगांक, मृगांक आ गया, ठीक। तो मृगांक में एक, और इसका दो, और इसका एक, सब मिला के कितनी मात्रा? चार मात्रा, ठीक। आपने ये देखा, ठीक। ये चौथा पॉइंट हमारा था। यदि दीर्घ के बाद अनुस्वार आए तो उसकी भी दो मात्रा होती है, ठीक। अब और देखें, तीसरा पॉइंट ये कहता है, पांचवा पॉइंट ये कहता है, तो पांचवा पॉइंट ये कह रहा है, ठीक, कि ह्रस्व, यदि ह्रस्व के बाद, यदि ह्रस्व तो समझ में आ गया होगा, यदि ह्रस्व के बाद चंद्र बिंदु आए, यदि ह्रस्व के बाद चंद्र बिंदु आए उसकी एक मात्रा होती है, ठीक। कहने का मतलब कोई ह्रस्व वर्ण हो, उसके ऊपर अगर चंद्र बिंदु लगा है उसकी एक मात्रा होती है। जैसे यहां देख लेते हैं हंसना, हंसना। अब हा के ऊपर क्या लगा है? चंद्र बिंदु, तो इसकी एक मात्रा होगी। सा की एक मात्रा, ना दीर्घ है, ठीक, इसकी दो मात्रा हो गई। जैसे फंसना, जैसे फंसना, फा के ऊपर क्या लगा है? चंद्र बिंदु, इसकी एक मात्रा होगी, इसकी एक मात्रा, इसकी दो मात्रा है, ठीक। तो सब मिला करके हंसना में कितनी मात्रा है? चार मात्रा है। और फंसना में कितनी मात्रा है? चार मात्रा है। तो याद रखिए यदि ह्रस्व वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु आई है तो उस ह्रस्व वर्ण की मात्रा एक होती है, ठीक। अब छठा पॉइंट हमारा एक आता है, यदि दीर्घ के बाद चंद्र बिंदु आए तो उसकी दो मात्रा होती है। याद रखिए अगर कोई दीर्घ वर्ण है उसके ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है तो उसकी कितनी मात्रा होगी? दो मात्रा होगी। जैसे यहाँ देखते हैं चांद, जैसे यहाँ पे है चांद, ये छठा पॉइंट हमारा चल रहा है, ठीक। यदि दीर्घ के बाद चंद्र बिंदु आए उसकी कितनी मात्रा होगी? दो मात्रा होगी। इसे चांद, तो इस पे क्या? दो मात्रा एक मात्रा। जैसे है आंख, आंख, तो इसमें कितनी मात्रा है? दो मात्रा, एक मात्रा, ठीक। तो यहां तक तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक। आगे देख लेते हैं, सातवां पॉइंट इंपॉर्टेंट, उसको समझिएगा, ठीक। कहता है यदि ह्रस्व के बाद, सातवां पॉइंट है, यदि ह्रस्व के बाद, यदि ह्रस्व, यदि ह्रस्व के बाद, यदि ह्रस्व के बाद कोई संयुक्ताक्षर, कोई अर्ध अक्षर, पहले समझे, अर्ध अक्षर, अर्ध अक्षर, संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर, हलंत वर्ण, हलंत वर्ण, हलंत वर्ण, या क्या विसर्ग, विसर्ग आए। याद रखिए यदि ह्रस्व, कोई ह्रस्व वर्ण है, यदि ह्रस्व के बाद कहता है कोई अर्ध अक्षर,
अर्ध अक्षर की बात करता है। फिर कहता है कोई अर्ध अक्षर या संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर तो आप समझ रहे होंगे, ठीक। फिर कहता है कोई हलंत वर्ण या कोई विसर्ग वर्ण आए, ठीक। समझिए, कहता है यदि ह्रस्व के बाद कोई अर्ध अक्षर, संयुक्ताक्षर, हलंत वर्ण या विसर्ग आए तो ह्रस्व होने पर भी उसके लिए दो मात्रा का प्रयोग होता है, ठीक। फिर समझिएगा, मान लीजिए ह्रस्व तो आप समझ रहे हैं, अ ई उ री, लघु आ, लघु ई, लघु री, ये ह्रस्व वर्ण होते हैं। यदि ह्रस्व के बाद कहता है कोई अर्ध अक्षर आ जाए या संयुक्ताक्षर आ जाए या हलंत वर्ण आ जाए या विसर्ग वर्ण आ जाए तो ह्रस्व होने पर भी उसके लिए दो मात्रा का प्रयोग होता है। कैसे, जैसे देख लेते हैं यहाँ, ठीक। यहाँ देखें, यहाँ देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ है एक शब्द आलस्य, आलस्य। अब यहाँ देख ले आलस्य, तो दीर्घ यहाँ दो मात्रा हो गई। अब यहाँ देखें ला हमारा ह्रस्व है, ह्रस्व के बाद आधा सा आ रहा है, ये क्या है, अर्ध अक्षर है, ये अर्ध अक्षर है, तो ह्रस्व, ये ला ह्रस्व है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी दो मात्रा हो जाएगी, तो ए हो गया दो और ए हो गया ये आपके ऊपर एक मात्रा, ठीक। तो सब मिला के आलस्य में कितनी मात्रा है, 5 मात्रा है। एक और वर्ण देखते हैं, जैसे यहाँ है गद्य, जैसे यहाँ लिखा है गद्य। अब आप यहाँ समझिए, ठीक। तो यहाँ पे ग क्या है, ह्रस्व है, और ह्रस्व के बाद द्या क्या आ रहा है, संयुक्ताक्षर है, दा और या के मेल से बना है, ठीक। संयुक्ताक्षर क्या होता है, जब एक स्वर रहित व्यंजन किसी दूसरे स्वर सहित व्यंजन से मेल करता है तो दोनों के मेल से बनने वाला जो तीसरा वर्ण होता है उसे हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। तो फिर नियम क्या कहता है, नियम पॉइंट नंबर 7 ये कहता है यदि ह्रस्व के बाद कोई अर्ध अक्षर, संयुक्ताक्षर, हलंत वर्ण या विसर्ग आए तो ह्रस्व होने पर भी उसके लिए दो मात्रा का प्रयोग होगा। तो ये हो गया हमारा, ये गा ह्रस्व है तो यहाँ संयुक्ताक्षर आ रहा है, इसकी दो मात्रा हो गई और इसकी एक मात्रा हो गई, गद्य हो गया, ठीक। आई होप यहाँ तक बात समझ। एक और देख लेते हैं, जैसे अतः, अतः। अब देखें, अब यहाँ पर देखें अगर हम, तो आ क्या है, हमारा ह्रस्व है, लेकिन ता क्या है, ता एक ऐसा वर्ण है जो विसर्ग वाला है, तो आ के लिए कितनी मात्रा का प्रयोग हो जाएगा, दो मात्रा का प्रयोग हो जाएगा, इसका एक मात्रा हो गया, ठीक। आई होप आपने यहाँ तक चीजों को समझ लिया होगा। 7 पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। 8वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। 8वां क्या कहता है, जरा उसको देख लेते हैं। अब यहाँ 8वां देख लेते हैं, ठीक। 8वां कहता है, ठीक, 8वां पॉइंट ये कहता है, 8वां पॉइंट ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई शब्द अर्ध अक्षर से शुरू हो, मान लीजिए कोई ऐसा शब्द हो जो अर्ध अक्षर से शुरू हो, उस अर्ध अक्षर की कोई मात्रा नहीं होती है। कोई भी ऐसा शब्द हो जो अर्ध अक्षर से शुरू हो, उस अर्ध अक्षर की कोई मात्रा नहीं होती है। कैसे, जैसे यहाँ देख लेते हैं प्यार, ये प्यार आधा पा है, इस आधा पा की कोई मात्रा नहीं होगी, ठीक। और यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, ठीक। तो सब मिला के प्यार में कितनी मात्रा है, 3 मात्रा है। एक और देख लेते हैं, जैसे न्याय। अब जैसे न्याय है तो न्याय एक ऐसा शब्द है जिसका पहला जो अक्षर हो अर्ध अक्षर है, इस ना की कोई मात्रा नहीं होगी, इसमें 2 है, इसमें 1 है, ठीक। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर पॉइंट हो गया होगा। अब 9वां पॉइंट हमारा क्या कहता है, उस 9वां पॉइंट को देख लेते हैं। 9वां पॉइंट हमारा ये कहता है कि यदि दो गुरु वर्णों के बीच में, यदि दो गुरु वर्णों के बीच में कोई अर्ध अक्षर आए, यदि दो गुरु वर्णों के बीच में कोई अर्ध अक्षर आए, उस अर्ध अक्षर की कोई मात्रा नहीं होती है। कैसे, जैसे यहाँ देख लेते हैं आत्मा, जैसे आत्मा। अब यहाँ देख लें आत्मा, ये हमारा क्या है, आ, ये दीर्घ वर्ण है, ये हमारा क्या है, माँ, दीर्घ वर्ण है, और दोनों के बीच में कौन आया है, अर्ध अक्षर ता आया है, इसलिए इसकी कोई मात्रा नहीं होती। यहाँ 2 हो गया और यहाँ 2 हो गया, तो सब मिलाकर के आत्मा में कितनी मात्रा है, 4 मात्रा है, ठीक। आई होप ये बातें क्या आपके समझ में 9वां पॉइंट भी आ गया होगा। अब 10वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो 10वां पॉइंट क्या कहता है, जरा उसको देख लेते हैं। 10वां पॉइंट ये कहता है
10वां पॉइंट हमारा ये कह रहा है, 10वां पॉइंट ये कह रहा है कि यदि ह्रस्व के बाद, ह्रस्व तो आपने समझ ही लिया, अ ई उ री, यदि ह्रस्व के बाद कोई दो अर्ध अक्षर एक साथ आए, यदि ह्रस्व के बाद, ह्रस्व समझिए, ह्रस्व का मतलब आ, ई, उ और रे। ये कहता है यदि यदि ह्रस्व के बाद दो अर्ध अक्षर एक साथ आए तो याद रखिएगा उन दोनों अर्ध अक्षरों की एक मात्रा होती है। कैसे? जैसे यहां देख लेते हैं। ठीक, यदि ह्रस्व के बाद दो अर्ध अक्षर एक साथ आए उनकी कितनी मात्रा होगी? कितनी मात्रा होगी? एक मात्रा होगी। जैसे उज्ज्वल, जैसे यहां हमने लिख दिया उज्ज्वल, उज्ज्वल। अब ये देखें, उज्ज्वल में देखें तो ये हमारा उ क्या है? ह्रस्व है, और यहाँ पे दो वर्ण, दो अर्ध अक्षर एक साथ आ रहे हैं। यहाँ देखें दो अर्ध अक्षर एक साथ आ रहे हैं तो ये ह्रस्व है तो इसकी एक मात्रा हो गई। दो अर्ध अक्षर एक साथ आ रहे हैं तो ह्रस्व के बाद दो अर्ध अक्षर अगर एक साथ आए उनकी कितनी मात्रा? एक मात्रा हो जाएगी। वा की एक मात्रा, ला की एक मात्रा, उज्ज्वल में सब मिला कितनी मात्रा हो गई? चार मात्रा हो गई। ठीक, और एक शब्द देख लेते हैं, जैसे तत्व, जैसे तत्व। अब देखिए जो तत्व शब्द है, ठीक, उसमें देखें ता है क्या? ह्रस्व, इसकी एक मात्रा हो गई। और ह्रस्व के बाद ये दो अर्ध अक्षर एक साथ आ रहे हैं, इनकी एक मात्रा हो गई, इनकी वा की एक मात्रा, तो तत्व में सब मिला के कितनी मात्रा हो गई? तीन मात्रा हो गई। ठीक, अगला 11वां पॉइंट देखते हैं। 11वां पॉइंट क्या कहता है? ठीक, तो 11वां पॉइंट हमारा ये कह रहा है, समझिए अब यहाँ 11वें पॉइंट को। ठीक, 11वां पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ठीक, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन में कौन है? छ, त्रा, ज्ञा और श्रा, 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 ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। तो यह संयुक्त व्यंजनों की दो मात्रा होती है। ठीक, संयुक्त व्यंजन छ, त्रा, ज्ञा, श्रा की दो मात्रा होती है। कैसे? अब जैसे यहां देख लेते हैं, जैसे है छत्री, छत्री। अब यहां आ गया छत्री। अब छत्री लिखा है तो छ क्या है? यहां पर देखें अगर हम, ठीक, तो यहां पर जैसे एक मिनट, छत्री नहीं ऐसे लिखे, छह लिख दें क्या? छह, जैसे मान लो यहाँ पे छह है, ठीक, छह, तो ये दो मात्रा इसकी हो गई, इसकी एक मात्रा हो गई। ठीक, जैसे यज्ञ है, यज्ञ है, इसकी एक मात्रा हो गई, इसकी दो मात्रा हो गई। तो याद रखिए कि संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, स्त्रा की दो मात्रा होती है। तो गाइज यहाँ पर हम लोगों ने लघु और गुरु मात्रा का निर्धारण किया कि लघु और गुरु मात्रा कैसे लगाई जाती है। यहाँ हम लोगों ने मात्राओं को सीखा कि मात्रा किसी वर्ण पर कैसे लगाई जाती है, मात्रा कैसे गिनी जाती है। तो यहाँ हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसके आगे हमारा जो अगला पॉइंट होगा या जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो होगा छंद के प्रकार। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने लघु और गुरु मात्रा का निर्धारण किया कि मात्राएं कैसे लगाई जाती हैं, मात्राओं की गणना कैसे की जाती है। बस आज की वीडियो में ही तक, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए विदा, बेस्ट ऑफ लक।